नमस्कार दोस्तों, हिंदी के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि D+B में पीआरटी में ग्रामर के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इसीलिए आज हम आपके लिए कुल मिलाकर 35 प्रश्न जो हैं वो लेकर आए हैं। और मुझे आशा है कि जितने प्रश्न हम करेंगे सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले आप अपने एंड पे सॉल्व करेंगे और फिर उसका उत्तर जो है वो देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि ग्रामर की जो है आपकी तैयारी कितनी है और अभी कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो चलिए फिर प्रश्न प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, संयोग में कौन सा उपसर्ग है? और याद रखिए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही बेस्ड हैं। कुछ खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे हैं, ठीक है ना। और ऐसे प्रश्न तो बहुत बार आते हैं पेपर में। अब संयोग में कौन सा उपसर्ग है? याद रखिए कि जहां पर आपका अनुस्वार आ जाता है ना, वहां पर अगर आप संधि भी करेंगे तो अनुस्वार का म के नीचे हलंत हो जाता है और उपसर्ग भी संधि विच्छेद से संबंधित ही है, तो इसलिए सम जमा योग। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सम जमा योग, संयोग। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द हर का पर्यायवाची नहीं है? हर, हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को। फिर हर हर महादेव, तो जो है शिवजी जी के लिए भी यूज होता है। और कि उस राजा ने उस राजकुमारी को हर लिया, हर लिया मतलब उसका हरण कर लिया, अपहरण। तो इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ हरण भी होता है, लेकिन विष्णु नहीं होता, क्योंकि विष्णु जी का ये पर्यायवाची होता है हरि, हर नहीं हरि। और इससे एक और चीज़ याद रखिए, जहाँ पे हरि हर आ जाता है, हरिहर, इसमें आपका द्वंद्व समास आ जाता है कि हरि और हर, अर्थात विष्णु जी और शिव जी। तो करेक्ट ऑप्शन आए यहाँ पर आएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। तो इसलिए हर प्रश्न से संबंधित जो 2-3 और जानकारी है वो भी मैं आपको देती जा रही हूँ, क्योंकि अब पेपर कभी भी जैसे कहते हैं ना कि होता है, तो उसके लिए तैयार हमें हमेशा रहना है। आगे देखिए, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन जो है वो किस विकल्प में है? अल्प प्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास बल कम लगता है, और इसकी पहचान क्या होती है? फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कॉलम। तो बताइए चारों विकल्पों में से कौन से हैं अल्प प्राण व्यंजन? आ, अ, क, ग, थ, ध तो महाप्राण है पूरा का पूरा, और फ, म पूरा का पूरा जान निकल रही है, लेकिन क, ग ये फर्स्ट और थर्ड कॉलम है। तो क्लियरली आपका सेकंड ऑप्शन अल्प प्राण है। आगे देखिए, पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा? अब यहाँ पे देखिए चारों ही जो शब्द हैं, चारों ही शब्द मतलब वही बता रहे हैं, तो शब्द आपको पता है, लेकिन मेन यहाँ पर प्रत्यय के आधार पर वर्तनी का प्रश्न है बेसिकली ये, क्योंकि पितृ के साथ इक लगाने पर क्या बनेगा, ये आपको वर्तनी छांटनी है सही बेसिकली, कि पैतृक है, पैतृक, पितृक या पितृक, मतलब कौन सा आएगा इसमें से? तो यहाँ पे पितृ जमा इक में पैतृक हो जाता है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय के नियमों के अनुसार ई का ए हो जाता है। ई हो या बड़ी हो या ए हो या ए हो, इन जो शब्द का जैसे पहला जो व्यंजन है उसकी जो मात्रा होती है, अगर वो इन चारों में से कोई है तो वो ए हो जाएगी, तो पितृ का पैतृक। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, नाक पर सुपारी तोड़ना, इसका अर्थ क्या है? ये मुहावरे लोकोक्ति का प्रश्न है, और आप जानते हैं कि मुहावरे लोकोक्ति किसी भी परीक्षा में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो नाक पर सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना, या अगर यहाँ पर होता है जैसे एक होता है छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना होता है पास रहकर कष्ट देना, लेकिन नाक पर सुपारी तोड़ना मतलब बहुत परेशान करना। आगे देखिए, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? लेकिन उसके लिए पहले आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार है कौन से। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हैं, विकारी अविकारी हैं, सार्थक निरर्थक हैं या तत्सम तद्भव हैं। तो उत्पत्ति शब्द ने कहाँ से जन्म लिया? तो ये क्या है, जैसे हिंदी ने संस्कृत से जन्म लिया, तो उसी के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उस आधार पर अब आपको बताना है, और यहाँ पर उस आधार पर हानि, उत्सर्जन, विषय। अब देखिए जहाँ पे श षटकोण आ गया तत्सम है, आंखें बंद करके मान लीजिए। उत्सर्जन, यहाँ पे र की मात्रा ऊपर है, इस प्रकार से काफ़ी हद तक ये आपका तत्सम ही होता है। और हानि, ये भी आपका तत्सम है, लेकिन जो लगाम है, लगाम हिंदी का शब्द नहीं है, संस्कृत का नहीं है, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फोर्थ, जो कि विदेशज शब्द है। आगे देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और इसके लिए केवल और केवल आपको एक कार्य करना है, वाक्य में प्रयुक्ति। अगर आप वाक्य में प्रयुक्त करके देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जैसे अपराध, अपराध किया जाता है या अपराध होता है, तो ये आपका पुल्लिंग आएगा। अध्याय, यह अध्याय समाप्त होता है,
तो ये आपका पुल्लिंग है। स्वदेश, मेरा स्वदेश बहुत ही महान है, ठीक है ना, ये आपका जो है मेरा स्वदेश। तो स्वदेश वैसे तो मतलब वही होता है कि मेरा देश, तो जो स्वदेश महान होता है, ठीक है ना, तो ये भी आपका पुल्लिंग है। लेकिन स्थापना, किसी चीज़ की स्थापना की जाती है या स्थापना होती है, जैसे कि आज नए संसद भवन की मतलब स्थापना तो हो चुकी थी लेकिन आज नींव डाली गई है, तो स्थापना होती है या की जाती है, इसलिए ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? मतलब अशुद्धि तो है, क्योंकि अगर अशुद्धि ना होती तो एक विकल्प वो भी हो सकता था कि मतलब कोई अशुद्धि नहीं है, कभी कभी ये विकल्प भी होता है। लेकिन अब यहाँ पे लिंग संबंधी, वचन संबंधी, पदक्रम या संज्ञा संबंधी, तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना है। तो मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ, दर्शन जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में आएगा, इस बात को याद कर लीजिए। अब जैसे दर्शन है या प्राण, आप ये कह सकते हैं मेरा प्राण निकल गया, नहीं कह सकते ना, आपको बहुवचन में ही कहना पड़ेगा कि मेरे प्राण निकल गए या मेरे प्राण सूख गए शेर को देखकर। तो प्राण हमेशा बहुवचन में आता है, उसी प्रकार दर्शन भी हमेशा बहुवचन में ही आएगा, यानी कि मैं तो आपके दर्शन करने आया हूँ, आपका नहीं आपके। तो यहाँ पे वचन संबंधी शुद्धि थी। और ये शुद्ध अशुद्ध वाक्य के प्रश्न आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिएगा। आगे देखिए, परिवर्तन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस शब्द के साथ नहीं लगेगा? अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक तीर से दो निशाने लगाए हुए हैं। पहले तो आपको ये देखना है कि परिवर्तन शब्द में उपसर्ग है कौन सा, और फिर आपको ये देखना है कि वो इन चारों में से किस शब्द के साथ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे परिवर्तन में परि जो है वो उपसर्ग है, परि। और परि उपसर्ग किसके साथ नहीं लग सकता? परित्याग, परिस्थिति, परिहास, लेकिन परिआदर नहीं होता। निरादर होता है, ठीक है ना, निरादर कह सकते हैं कि तुमने मेरा निरादर किया, लेकिन परिआदर नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। ये देखिए, जैसे अनादर, सादर, निरादर, आदर के ये साथ अन, स और निर, ये तीन उपसर्ग लग सकते हैं, लेकिन परि उपसर्ग नहीं लग सकता। आगे देखिए, किस शब्द में संज्ञा से विशेषण नहीं बना है? मतलब संज्ञा से विशेषण नहीं बना है। गुलाबी, गरीबी, रसीला और भूखा। अब आपको ये पता है गुलाबी शब्द किससे बना है? गुलाब से। गरीबी किससे बना है? गरीब से। रसीला किससे बना है? रस से। और भूखा किससे बना है? भूख से। अब संज्ञा से बना हुआ विशेषण, अब ये जो चारों शब्द हैं ये चारों संज्ञा हैं, गुलाब, गरीब, रस और भूख। गुलाब जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। रस जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल है। अमरूद का रस, अनार का रस, आम का रस। भूख, भूख एक अवस्था है, स्थिति है। भूख एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन गरीब, गरीब एक विशेषण था और गरीबी संज्ञा था। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पे भी मतलब संज्ञा और विशेषण थे लेकिन ऑपोजिट थे। यहाँ पे विशेषण से संज्ञा बना था, संज्ञा से विशेषण है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा कि बाकी तीन विकल्पों में संज्ञा से विशेषण बना था, जैसा कि पेपर क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन दूसरे विकल्प में विशेषण से संज्ञा बना था, संज्ञा से विशेषण नहीं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप। आगे देखिए, भवन शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए। हाँ जी, भवन शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो पहले तो आपको इसका संधि विच्छेद पता होना चाहिए। सबसे मेन बात यह है, भवन, अव, जहां पे अव की ध्वनि आ जाए वहां पर कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। और अयादि संधि में भी अव के लिए आपको ओ की मात्रा चाहिए होती है, यानी कि भवन का क्या बनेगा? भो जमा अन, भवन। ठीक है ना, भो जमा अन, भवन। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? ओ और अ का मेल हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन था आपका फर्स्ट ऑप्शन, ओ जमा अ, अव, भवन। अब जैसे कि यहाँ पर भो की जगह भऊ कर दी थी मैं, भऊ जमा अन, तो यहाँ पे अव की जगह आव हो जाता तो भावन बन जाता। हम जैसे कहते हैं ना, मन भावन। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से निपात शब्द कौन सा है? निपात, निपात शब्द होता है जो बल देकर बोला जाए, जैसे कि शर्मा जी आ रहे हैं तो जी, या मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी, या फिर मैं भी मूवी देखने नहीं जाऊंगी तो भी, ही, जी। तो ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं वो आपके निपात होते हैं।
जो बल, ठीक है ना, बल देते हैं, बलदायक शब्द। तो यहां पर आपका जो है जैसे यह नहीं, जी, जी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन। तो जैसे कि अब जी में आप ये वाला उदाहरण देखिए, रेशमा जी को खाना दो, आपके चहेते मिश्रा जी आए हैं, तो इसलिए यहां पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो सेकंड ऑप्शन था। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, मनोबल में कौन सी संधि है, कौन बताएगा? चलिए मनोबल, अब याद है वो आपको मैंने बताया था जहां पे ओ की मात्रा आ जाए या तो वहां पे गुण संधि होती है, ठीक है ना, लेकिन यहां पे क्या, मन और बल, मन अलग शब्द है, बल अलग शब्द है, तो ओ की मात्रा कहां से आई? क्योंकि संधि में तो परिवर्तन होता ही होता है, तो इसीलिए मनहा जमा बल यहां पे विसर्ग संधि आएगी, मनहा जमा बल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द किस विकल्प में है? और याद रखिए ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आसान भी होते हैं क्यों, खैर। अब जैसे है बाल श्रम, अभिशाप, ज़्यादातर, तब जहाँ पे ज आ गया, ये जी बीच में नुक्ता आ गया ज, वहाँ पे तो आपका तत्सम हो ही नहीं सकता, वो तो आपका विदेशित शब्द हो गया, तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा। उसी प्रकार आदत या वजह, ये दोनों ही आपके उर्दू फारसी मूल के शब्द हैं, मतलब वहाँ से आए हैं, तो ये भी आपके नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन बचा आपका सेकंड ऑप्शन, अभिशाप, उद्देश्य और मानसिक। आगे देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? फिर वही चीज, उत्पत्ति क्या होता है कि कहां से शब्द जन्मा है, यानी कि तत्सम तद्भव के आधार पर आपको डिफरेंट जो वर्ड है वो चुनना है। तो गम, वजह, सपना या आदत। और जानते हैं इसको एक और पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस शब्द का ना तद्भव छांटिए, तत्सम या तद्भव। अब जैसे कि है आदत, आदत का कोई तत्सम या तद्भव छांट सकते हैं आप? वजह का कोई छांट सकते हैं? या गम का? गम का अगर आप दुख कहेंगे तो वो तत्सम तद्भव नहीं होता, वो पर्यायवाची होता है। लेकिन सपना का है, सपना का क्या होता है? स्वप्न। तो स्वप्न तत्सम है, सपना तद्भव। वहां से आपको पता चलता है कि ये आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है ना। ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। बाकी गम, वजह और आदत ये सारे अरबी फारसी मूल के शब्द हैं। आगे देखिए, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? उपसर्ग प्रत्यय, तो अब जैसे सुयोग, यहाँ पे आपका सु उपसर्ग है। सुरेश, अब सुरेश कैसे बनता है? सुर जमा ईश, तो आप यहाँ किसे प्रत्यय मानेंगे और किसे उपसर्ग मानेंगे? अब जैसे सुरेश, नरेश, नर जमा ईश, तो यहाँ पे ई प्रत्यय फिर भी एक बार को हो सकता है, ठीक है ना, फिर भी एक बार को इसे प्रत्यय मान सकते हैं, लेकिन सुर को उपसर्ग तो नहीं मानेंगे एटलीस्ट। फिर विदेश में व्यू उपसर्ग है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है, तो किसी भी तरीके से मानिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में आपका उपसर्ग था, लेकिन सेकंड में आपका प्रत्यय था। आगे देखिए, राम घर गया, उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? ऐसे ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि आपको वाक्य दे दिया जाए और फिर आपको और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो D++B का पेपर है, आप ना जितने मर्जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, वाक्य का प्रश्न काफ़ी हद तक आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है D++B में, याद रखिएगा इस चीज़ को। चाहे आप D++B TGT का दे रहे हैं, PGT का दे रहे हैं, PRT का दे रहे हैं, D++B में वाक्य हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। तब आपको यहाँ पर दो वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य बनाना है, और संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या होती है कि आप उसमें समुच्चय बोधक का एक तो प्रयोग करते हैं, दूसरा कि दोनों वाक्य बिल्कुल इंडिपेंडेंट ही रहने चाहिए। तब जैसे राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल वाक्य बन गया। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, तो अतः का मतलब तो इसलिए होता है, तो यहाँ पे कोई कारण तो दिया ही नहीं गया, तो ये तो गलत हो गया। जब राम घर गया तो उसने माँ को देखा, अब यहाँ पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो गया कि जब और तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। तो अल्टीमेटली आपका करेक्ट ऑप्शन आना था सेकंड ऑप्शन, राम घर गया और उसने माँ को देखा, क्योंकि और आपका समुच्चय बोधक है, और यहाँ पे दोनों वाक्य अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं। तो इस प्रकार से आपको वाक्य पहचानने हैं। आगे देखिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्या होती है? जो कर्म के साथ,
और जिसकी विभक्ति होती है को, चाहे वो दिख रही हो चाहे छुपी हुई हो। अब नेहा हंसती है, तो नेहा हंसती है, लेकिन किसको हंसती है? अब अगर होता हंसाती है तब तो ये होता नेहा लोगों को हंसाती है, लेकिन नेहा हंसती है ये अपने आप में अकर्मक क्रिया है। और वैसे भी ये चीज़ याद रखिए, हंसना, रोना, गाना, सोना, जागना, भागना, दौड़ना, ये तो आपकी हमेशा अकर्मक ही रहेंगी, कुछ भी कर लीजिए। जैसे सुधीर चलाता है, अब सुधीर लोगों को चलाता है, गाड़ी को चलाता है, किसको चलाता है, तो वहाँ पे कर्माएगा ही आएगा। पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन किसको पकड़ लिया, तो कर्माएगा ही आएगा। और रामू को पिलाओ, किस चीज़ को पिलाओ? रामू को दूध पिलाओ, रामू को चाय पिलाओ, रामू को कॉफ़ी पिलाओ, क्या पिलाओ, तो यहाँ पर भी कर्माएगा ही आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन था आपका फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, सूजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? अब ये सूजन है, सूजन नहीं है। सूजन तो वो हो गया कि भाई मच्छर ने काट लिया तो यहाँ पे चीज़ सूज गई है, हाथ मेरा सूज गया है, तो ये वो सूजन नहीं है। यहाँ पे स को बड़े ऊ की नहीं छोटे ऊ की मात्रा है, यानी कि सू जमा जन। सूजन मतलब होता है अच्छा व्यक्ति, तो सूजन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सौजन्य। सौजन्यता कुछ नहीं होता है, सौजन्य आएगा। आपके सौजन्य से मैं यह काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सौजन्य जो है वो आपकी सही भाववाचक संज्ञा आएगी कि सूजन होने का भाव, उदारता या कृपा, ठीक है ना। ये सारे आपके जो है वो सौजन्य के ही पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, इसमें विशेषण कौन सा है? अब पहला काम, यहाँ पर भी एक ही बाण से दो तीर, ये ठीक है ना, मारे मारे सॉरी एक धनुष से एक वार में दो निशाने। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, पहले तो आपको विशेषण छांटने की, विशेषण शब्द कौन सा है, बाद में उसका प्रकार छांटेंगे आप। तो यहाँ पर क्या है कि जो विशेषण शब्द है वो कुछ है, क्योंकि वो बच्चों की विशेषता बता रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं। अब लेकिन आपको नंबर तो पता नहीं है, तो ये आपका अनिश्चित ही आएगा। अब लेकिन बच्चे जो है ना वो काउंटेबल है, आप बच्चों को गिन सकते हैं, तो ये संख्यावाचक आएगा। परिमाणवाचक कब आता है? जब आप उनको तोलते, मेजर करते, जैसे कि घी, आटा, तेल, चीनी, वो आपके परिमाणवाचक में आते हैं। आगे देखिए, मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा? मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो ये देखिए, ये क्या है आपका कि मनुष्य, ये तो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। मानवीकरण, ये तो आपका अलंकार का नाम है। मानवता, जहाँ पे ता प्रत्यय आता है वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। लेकिन मानवीय, हम कहते हैं ना, मानवीय मूल्यों को समझिए, आपको लोगों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए, तो मानवीय जो है वो आपका सही विशेषण है। और याद रखिए, ये भाववाचक संज्ञा वाले प्रश्न पेपर में बहुत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये। आगे, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जानते हैं कि एक ही शब्द भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होता है, और इसके लिए आपको ये वाला प्रश्न करना तो बहुत अच्छा है। अब जैसे कि अच्छा तुम घर जाओ, तो आप कहते हैं ना अच्छा तुम घर जाओ, तो यहाँ पे अच्छा कह के आप रुके, तो ये आपका विस्मय आदि बोधक में आ जाता है। फिर इनमें से कोई नहीं, चलिए ये तो बाद में देखेंगे, पहले बाकी के दो वाक्य देख लें। यह स्थान बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे स्थान की विशेषता बतलाई गई है कि स्थान अच्छा है, तो ये आपका सही उत्तर हो सकता है। लेकिन एक बार पहला वाक्य भी पढ़ लेते हैं। तुमने अच्छा किया, जो आ गए, तुमने अच्छा किया, तो यहाँ पे करना क्रिया है, तो अच्छा जो शब्द है वो क्रिया विशेषण आ जाएगा कि तुमने अच्छा किया, तो ये क्रिया विशेषण आ जाएगा, लेकिन विशेषण नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन आएगा। तो ये जितने भी प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें अच्छे से देखिएगा। आगे देखिए, लकड़ी जलकर कोयला बनी, यहाँ पे कोयला शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक या समूहवाचक? हाँ जी बताइए, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कि जो लकड़ी जलकर कोयला बनी, अब चाहे लकड़ी हो चाहे कोयला हो, दोनों में एक ही संज्ञा है, ये हिंट भी मैं आपको देती हूँ। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई लकड़ी है या कोयला है, ठीक है ना। लकड़ी या कोयला केवल एक पर्टिकुलर तो होगा नहीं, ये बहुवचन में होता है। इतनी सारी लकड़ियाँ, इतने सारे कोयले, कोयले का भंडार, तो व्यक्तिवाचक तो किसी भी सूरत में नहीं है। समूहवाचक नहीं आएगा, ये एक्चुअली पदार्थवाचक आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, वो जातिवाचक ले देते हैं कि मैम इसमें क्या है, ये तो जाति होती है ना, लेकिन चाहे लकड़ी हो चाहे कोयला हो, वो पदार्थवाचक में आएगा। क्यों? क्योंकि जातिवाचक जो होता है ना उसे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन पदार्थवाचक जो होता है उसे आप केवल और केवल मेजर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम हम तो लकड़ियाँ भी गिन सकते हैं, 4 लकड़ियाँ, 5 लकड़ियाँ, लेकिन अब अगर मैं कहूँ ये जो मेज है ये लकड़ी से बनी है, तो आप ये कहते हैं कितनी, ये कितनी ज़्यादा लकड़ियों से बनी है, कि 10 लकड़ियों से, 15 लकड़ियों से?
आप मेजरमेंट करते हैं कि इतने किलो लकड़ी से ये मेज बनी है, तो इसलिए वो भी आपका पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। आगे देखिए, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसमें वाच्य कौन सा है? अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो वाच्य जो है वो केवल 3 ही होते हैं। ये चौथा विकल्प आपको केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। वाच्य 3 ही होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और वाच्य में आपको क्या करना होता है? सबसे पहला स्टेप, आपको पूरे वाक्य में क्रिया पहचाननी है कि क्रिया कौन सी है। रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पढ़ना, ये आपकी क्रिया है यहाँ पर। और दूसरा है कि क्रिया किस आधार पर बदल रही है। अगर तो वो कर्ता के आधार पर बदल रही है तो कर्तृवाच्य, और सर ये कृत नहीं होता, कर्तरी होता है, कर्तृवाच्य। अगर वो कर्म के आधार पर बदल रही है तो कर्मवाच्य, और अगर वो कर्ता और कर्म दोनों के ही आधार पर नहीं बदल रही तो भाववाच्य आता है। अब यहाँ पे रमेश जो है वो कर्ता है, रमेश की जगह रमा लिख के देख लीजिए, कर्ता हमने बदल के देख लिया। रमा द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्ता के बदलने से क्रिया पर कोई असर नहीं पड़ा, तो कर्तृवाच्य तो नहीं आएगा। अब पुस्तक जो है वो कर्म है, क्योंकि पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। पुस्तक की जगह आप उपन्यास कर दीजिए। चलिए, रमेश द्वारा उपन्यास पढ़ा जा रहा है, देख लीजिए, जैसे ही आपने कर्म बदला क्रिया बदल गई। तो जिसके आधार पर क्रिया बदलती है वही आपका वाच्य होता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया बदली, इसलिए यहाँ पे कर्म वाच्य आएगा। बस इतना सा आपको वाच्य में ध्यान रखना है। आगे देखिए, मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें कभी गुरुजी पढ़ाते थे, ये कैसा वाक्य है? मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें, तो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं है, तो इसीलिए ये आपका मिश्र वाक्य आएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ए, ए, ओ, औ कौन से स्वर हैं? और जिन्होंने स्वर व्यंजन अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो हमारे सेशन रेगुलरली अटेंड करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ए, ए, ओ, औ ये चारों के चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। क्योंकि दीर्घ स्वर होते हैं आपके आ, ई और ऊ, जो आपकी दीर्घ संधि में भी आते हैं। ऋस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, जिन्हें बोलने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है ना। और आपके संयुक्त स्वर होते हैं ए, ए, ओ, औ। क्योंकि संयुक्त क्यों होते हैं? ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जैसे कि ए है वो अ और ई के मेल से बनता है, ए है वो अ और ए के मेल से बनता है, ओ अ और ऊ के मेल से बनता है, औ अ और ओ के मेल से बनता है। तो ये सारे के सारे आपके संयुक्त स्वर हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्वर वृत्तामुखी है? वृत्तमुखी, वृत्तमुखी क्या होता है? वृत्त, वृत्त का मतलब होता है सर्कल। यानी कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसे बोलते समय आपके होंठ जो है वो गोल हो जाते हैं? अ, आ। अब यहाँ पे आ बोलते वक्त भी ना आपके जो होंठ हैं वो मतलब कि थोड़े इस तरह से हुए, मतलब ऐसे करके, जैसे रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है ना, रेक्टेंगुलर शेप में हुए, गोल नहीं हुए। गोल सिर्फ 4 स्वर होते हैं आपके, उ, ओ और औ। इन चारों को बोल के देख लीजिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा। वृत्तामुखी केवल 4 होते हैं, उ, ओ, औ। बाकी सारे के सारे आपके अवृत्तमुखी होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके ओष्ठ के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठ। ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद रखिएगा कि ओष्ठ के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, अनुभवी में कौन सा प्रत्यय है? और आएगा से तो बहुत ही सिंपल है, अनुभव जमा ई, अनुभवी। तो ई प्रत्यय आएगा यहाँ पर। लेकिन क्या है ना कि जो सिंपल सिंपल दिखने वाले क्वेश्चन है ना, कभी कभी स्टूडेंट्स में भी सिली मिस्टेक कराते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। आगे देखिए, कौन सा शब्द योग रूढ़ नहीं है? अब योग रूढ़ क्या था? योग रूढ़ वो शब्द था जिसमें बहुव्रीहि वाली क्वालिटीज होती हैं, कि जो 2 शब्दों से मिलकर तो बना है लेकिन उसका अर्थ कोई तीसरा निकल रहा है। अब जैसे है पंकज, यानी पंक में जन्मा। ठीक है ना, यानी पंक मतलब होता है कीचड़, कीचड़ में जन्मा, लेकिन इसका अर्थ होता है कमल। तो कमल का अर्थ ना तो पंख से था ना ज से था, तो तीसरा अर्थ निकला महर्षि, यानी कि महाऋषि। अब महान ऋषि तो कोई भी हो सकते हैं, ऋषि भृगु भी, ऋषि दुर्वासा भी, ऋषि व्यास भी, कोई भी ऋषि हो सकते हैं। तो महाऋषि जो है वो आपका योग रूढ़ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जर्नल उसमें है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड ही है। बाकी त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले। अब यहाँ पे ना 3 की वैल्यू थी ना नेत्रों की, यहाँ पे शिवजी जी की वैल्यू थी, उनके 3 नेत्र हैं। और जलद, जल देने वाला, और ये बादल का पर्यायवाची है। तो ये होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। आगे देखिए, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है?
तो यहाँ पर भी फिर वही चीज़ कि किसका तत्सम तद्भव आपको पता है, आप इन तीनों का देख लीजिए, आपको तत्सम तद्भव कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मूछ का होता है शमश्रु, श्मश्रु। आप इमेजिन कर सकते हैं मूछ का ये आएगा तत्सम, बिल्कुल ही डिफरेंट। तो याद कर लीजिए पेपर में आया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैन यू इमेजिन? अब देखिए 5 प्रश्न रह गए, फटाफट करते हैं। यत्र तत्र किस प्रकार का शब्द है? एकार्थी शब्द युग्म, भिन्नार्थी, पुनरुक्त या विपरीतार्थक। अब यत्र तत्र का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने सामान यत्र तत्र फैलाया हुआ है, यत्र तत्र मतलब यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ। अब मुझे बताइए यहाँ और वहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द हैं? बिल्कुल नहीं। ये पुनरुक्ति शब्द है, मतलब एक ही शब्द रिपीट हुआ है कि जैसे घर घर, ये भी नहीं है, पुनरुक्त भी नहीं है, और विलोम शब्द तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ और वहाँ ये विलोम शब्द हैं क्या परस्पर? हाँ, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा भिन्नार्थी, बिल्कुल भिन्न अर्थ वाले हैं। यहाँ वहाँ, काम खत्म। आगे देखिए, अब उन्होंने यह घोषणा कल ही की है, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? और जानते हैं यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे? वो ही शब्द देखते ही सबसे पहले निपात चूज करेंगे। मैं जानती हूँ, आप खुद देख लीजिएगा जब आप ये प्रश्न कर रहे होंगे, ही शब्द देखते ही वो सबसे पहले निपात चूज करेंगे। ये भूल जाएंगे कि कल शब्द के नीचे भी अंडरलाइन था कि उन्होंने ये घोषणा कल ही की है। और यहाँ पर अगर मैं ही ना भी लगाऊं तब भी ये सेंटेंस पूरा रहेगा कि उन्होंने ये घोषणा कल की है। तो घोषणा कब हुई है, ये क्रिया कब हुई है? तो यहाँ पे आपका कालवाचक क्रिया विशेषण आना था कि क्रिया कब हुई है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आपको समझना है कि अंडरलाइन कौन सा पार्ट है। सिर्फ अगर ही होता तब तो निपात होता, लेकिन कल ही पूरा का पूरा अंडरलाइन था, तो आपका कालवाचक आएगा। आगे देखिए, अपना कार्य स्वयं करें, इसमें कौन सा कारक है? कारक संप्रदान कारक होता है के लिए। अब यहाँ पे के लिए कहीं भी आपको दिख रहा है या कहीं पे छुपा हुआ, कहीं पे आप पुट कर सकें? नहीं। करण कारक से या के द्वारा, वो भी नहीं है। कर्म कारक को, ऐसा भी नहीं। लेकिन अपना कार्य, यहाँ पे अपना कार्य जो है संबंध कारक में आएगा। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब ये ना, ने, नी क्या होता है? कि अपना कार्य, ना। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? फिर वही चीज वाक्य में प्रयुक्ति, जैसे कि सुंदरता दिख रही है या सुंदरता छाई हुई है, स्त्रीलिंग शब्द है। मूर्खता, तुमने मूर्खता दिखाई है या तुमने मूर्खता की है, स्त्रीलिंग शब्द। और निद्रा यानी कि नींद, मुझे निद्रा आ रही है, तो स्त्रीलिंग। लेकिन कपट, कपट होता है छल, तुमने कपट से ये काम किया है, तुमने कपट दिखाया है, तो कपट जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द आएगा। और आज का आखिरी प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए, और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे, ठीक है ना? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, तो फिर आपकी तैयारी इसी प्रकार चलती रहे। सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।